ओके, तो अब आपको क्या करना है? केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई इसकी, ओस्टोल प्रोसेस भी हो गई है, रिएक्शंस ऑफ HNO3 देखेंगे हम। चलो, बेसिकली HNO3 के अंदर क्या है देखो अभी। सबसे पहले तो ये एसिड है, ये बात याद रखनी। अब एसिड है तो सिंपल सी बात है, हमको पता है एसिड जब पानी के अंदर डाला जाता है तो एसिड पानी को प्रोटोनेट कर देता है। बात सही है, एकदम सिंपल सी बात। तो इस एसिड ने वाटर को प्रोटोनेट कर दिया, तो ये हाइड्रोनियम आयन बना और उसका ये नाइट्रेट आयन। इसमें कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल है। अब रिएक्शन विद मेटल्स याद रखनी है। मेटल के साथ जब भी रिएक्शन करता है ये, तो हमेशा क्या करेगा, मेटल का नाइट्रेट फॉर्म करेगा। ये ऑफकोर्स एज पर इट्स वैलेंसी होगा। आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ वैलेंसी से हम कंपाउंड फॉर्म करते हैं। उसके साथ वाटर कंपल्सरली फॉर्म होगा, लेकिन नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड फॉर्म होगा जो कि डिपेंड करता है मेटल कौन सा है और एसिड आपका डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है। तो अगर आप देखोगे, कोई भी मेटल हो, कोई भी मेटल हो, कोई भी मेटल हो और उसके साथ HNO3 है, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं है। चेंज है आपके बीच किसमें, ऑक्साइड जो फॉर्म हो रहा है उसमें। अब यहाँ पे देखो, अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है तो किसी भी मेटल के साथ NO2 ही फॉर्म होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लेकिन डाइल्यूट HNO3 है तो उसमें दो केसेस है। क्या दो केसेस है? अगर रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव रहने वाले मेटल कौन है, कॉपर है, सिल्वर है वगैरह। जब इनकी रिएक्शन होती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा करते हैं ये। और जब मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है जैसे कि जिंक, तो ये N2O पैदा करते हैं। तो आप अगर आराम से देखोगे बेटा, तो जैसे जैसे मेटल हावी होते जा रहा है, मेटल का मेटल हावी होने का मतलब पता है क्या? अब यहाँ पे देखो तो HNO3 खुद कॉन्सेंट्रेटेड था तो इसका डोमिनेंस ज्यादा होगा, ऐसा समझो आप। तो ये तो बेचारा था, इसलिए अब यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। और यहाँ पे मेटल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। आराम से देखोगे मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है और नाइट्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। ऑफकोर्स एक रेडॉक्स रिएक्शन है, उसी के फॉर्म में आपको देखना है। तो मेटल का ऑक्सीडेशन और नाइट्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। अब सिंपल सी बात है, मेटल जितना हावी होगा उतने ज्यादा इसको इलेक्ट्रॉन देगा। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन देने का ही काम करता है, यानी उसका ऑक्सीडेशन ही होता है। मेटल का डोमिनेंस जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो मेटल ज्यादा हैवी नहीं है, ये कॉन्सेंट्रेटेड है इसलिए इसका बोला बाला है। अब मेटल तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है इनको, लेकिन कितना देगा, कॉन्सेंट्रेटेड होने की वजह से बहुत सारे नाइट्रोजन है, HNO3 के मॉलिक्यूल बहुत सारे हैं, तो इसने कितने भी इलेक्ट्रॉन दे तो उतना ज्यादा तो नहीं दे पा रहा। तो ये क्यों बता रहा हूं मैं, जैसे ऊपर से नीचे आप जाओगे वैसे देखते जाओ। यहाँ पर +5 से नाइट्रोजन +4 में है, यानी कितने से चेंज हुई है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, एक से ही चेंज हुई है। डेल्टा चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 1, मतलब एक नाइट्रोजन को एक ही इलेक्ट्रॉन मिला यहाँ पे। यहाँ पे देखोगे तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से डायरेक्टली +2 तक आई है बेटा, राइट। +2 तक आई है, यानी चेंज कितने से हुआ, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी एक नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन मिले होंगे, तभी तो ये इतना रिड्यूस हुआ है। और यहाँ पे चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज 4 से हुआ, यानी इसको 4 इलेक्ट्रॉन मिले। मतलब सिंपल सी बात है, आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि नाइट्रोजन का ज्यादा रिडक्शन हो रहा है। अब नाइट्रोजन का ज्यादा रिडक्शन हो रहा है, यानी मेटल मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक एक नाइट्रोजन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। यानी मेटल की संख्या रिलेटिवली बढ़नी चाहिए और नाइट्रोजन की संख्या रिलेटिवली कम होती जानी चाहिए, तभी रिडक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि ये देने का काम कर रहा है और ये लेने का काम कर रहा है। अब लेने वाले ज्यादा है तो उन्हें कम मिलेंगे, लेने वाले कम हो गए तो ज्यादा मिलेंगे। अब यहाँ पे क्या है, ये तो कॉन्सेंट्रेटेड है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा है लेने वाले, तो एक एक को कम ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो इसलिए इनका रिडक्शन बहुत ही कम हुआ।
यानी एक एक को एक ही इलेक्ट्रॉन मिला। अब ये इन दोनों के बीच में देखोगे, यहाँ पे इन दोनों के बीच, तो ये तो डाइल्यूट HNO3 है, डाइल्यूट है तो नाइट्रोजन की संख्या कम हो गई, तो इनको ज्यादा मिलेगी। अब उसमें भी अगर देखोगे तो यहाँ पे कॉपर है, यानी हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव, और यहाँ पे जिंक है, यानी हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव। अब भले ही ज्यादा मिलेगी, लेकिन कॉपर एक ऐसा मेटल है कि जो उतना रिएक्टिव नहीं है, उतना रिएक्टिव नहीं है मतलब उतने इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा नहीं रखता। मेटल का रिएक्टिव होने का मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉन कितना देना चाहता है, तो उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहा कॉपर, कंजूस है जरा। लेकिन फिर भी इनकी संख्या कम होने की वजह से इनका रिडक्शन यहाँ पे ज्यादा हुआ है एज कंपेयर टू दिस, राइट। यहाँ पे कोई भी मेटल लाओ आप, कोई भी मेटल लाओ, कितना भी देना चाहिए, लेकिन इनकी संख्या ही इतनी ज्यादा है कि हर एक के नसीब में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है। यहाँ पे एक एक के नसीब में तीन तीन आ रहा है। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि देने वाला भले ही उतना देने वाला नहीं है, ये कंजूस है देने वाला, लेकिन लेने वाले ही कम है, इसलिए एक एक को ज्यादा मिल रहा है। मतलब गरीबी है लेकिन लोक संख्या भी कम है। और यहाँ पे देखोगे तो ये देने वाला बहुत ही रिएक्टिव है, यानी दिलदार है। रिएक्टिव है मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, देने वाला भी बहुत ज्यादा देना चाहता है, और लेने वाले भी कम है, इसलिए इनको बहुत ज्यादा मिलेंगे, इसलिए चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा हो रही है। मतलब ये लॉजिक है यहाँ पे कि क्यों इस तरीके से नाइट्रोजन के ऑक्साइड अलग अलग फॉर्म हो रहे हैं अलग अलग सिचुएशन में। और ये मेटल नाइट्रेट्स जो फॉर्म होंगे वो तो वैलेंसी के अनुसार होंगे, यानी ये मेटल यहाँ पे अगर एल्यूमिनियम है तो आपका एल्यूमिनियम की वैलेंसी के अनुसार फॉर्म होगा, यानी एल्यूमिनियम की 3 है वैलेंसी, और नाइट्रेट की 1 है, तो उल्टा हो जाएगा। नाइट्रेट की वैलेंसी यहाँ पे आएगी और एल्यूमिनियम की यहाँ पे जाएगी, तो AlNO, सॉरी NO3 टेकन थ्राइस, ऐसा। और वही अगर कैल्शियम है तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, राइट, और नाइट्रेट की 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैल्शियम को 1 मिलेगी और नाइट्रेट को 2, कैल्शियम नाइट्रेट ऐसे फॉर्म होगा। तो ये MnO3 एक इन जनरल फॉर्मूला लिखा है मैंने। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड है तो किसी भी मेटल के लिए नो प्रॉब्लम। डाइल्यूट में दो चीजें है, मेटल मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। अब ठीक है, चलो यहाँ पे एक बहुत ही फास्ट, अब ये यहाँ पे मैंने लॉजिक बताया आपको, लेकिन ये लॉजिक बहुत ही धीरे धीरे, मतलब एग्जाम में ऑन द स्पॉट इतना लॉजिक अप्लाई करना कभी कभी मुश्किल भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप याद रखो ये नो है, नाइट्रिक ऑक्साइड यानी नो, यानी समझ लो नो क्यों है, ये कॉपर जो है उतना रिएक्टिव नहीं है, लेस रिएक्टिव है ना, लेस देन हाइड्रोजन है, तो ये रिएक्ट नहीं होना चाहते, सो दे डू नॉट वांट, सो दे आर सेइंग नो टू द रिएक्शन, देयरफॉर दे आर फॉर्मिंग नो, ऐसा समझ लो आप, ठीक है। फिर उसके ऊपर NO2 है और नीचे N2O है। NO2 तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब CO2 की तरह वेल नोन नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ वही फॉर्म हो रहा है। अब HNO3 की रिएक्शन विथ नॉन मेटल, किसी भी नॉन मेटल के साथ अगर HNO3 की रिएक्शन होती है तो वो उस एसिड का नॉन मेटल, सॉरी उस नॉन मेटल का एसिड पैदा करता है, NO2 और H2O सभी के केस में फॉर्म करता है। यानी अगर HNO3 की रिएक्शन फॉस्फोरस के साथ होती है तो फॉस्फोरस का एसिड पैदा करेगा और साथ में NO2 और H2O फॉर्म करेगा। अगर आयोडीन के साथ, अगर एक मिनट, तो अगर आयोडीन के साथ रिएक्ट हो रहा है तो उसका एसिड HiO3 बना रहा है। सल्फर के साथ अगर HNO3 रिएक्ट हो रहा है तो वो H2SO4 बना रहा है, और कार्बन के साथ रिएक्ट होता है तो उसका एसिड कार्बोनिक एसिड बनाता है। लेकिन ये कार्बोनिक एसिड ऐसा है कि वो बाद में डिकम्पोज होकर वाटर और CO2 बनाता है, यानी फाइनल प्रोडक्ट आपका H2CO2 आएगा इस केस में, और ऑफकोर्स उसके साथ NO2 और H2O तो होगी। यानी अगर आपको यहाँ पे अगर कोई रिएक्शन लिखनी है, मतलब कि HNO3 आयोडीन के साथ रिएक्ट होकर क्या क्या बनाता है, तो एक्चुअली आपकी रिएक्शन ऐसे दिखेगी, HNO3 प्लस आयोडीन गिव्स HiO3, और उसके साथ NO2 और H2O होगा, NO2 प्लस H2, ये होगी आपकी पूरी रिएक्शन। और बैलेंस तो आपको पता ही है कि ऑन द स्पॉट कर सकते हो आप, इक्वेशन का इस्तेमाल करके भी कर सकते हो आप। ये रहे आपके इक्वेशन का भी मेथड जो कि रेडॉक्स रिएक्शन में मैंने पढ़ाई है, उसको कर सकते। और उसी तरीके से अगर आप
HNO3 की रिएक्शन कार्बन के साथ करते हो तो क्या क्या होगा? सिंपल सी बात है, HNO3 प्लस कार्बन गिव्स H2CO3, लेकिन ये H2CO3 तुरंत डिकम्पोज होता है आपका CO2 और H2O में, और आपका क्या बनेगा साथ में? इनको तो भूलना ही नहीं है, इनको तो भूलना ही नहीं है, तो NO2 और वाटर, राइट। उसके बाद अगर HNO3 को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ किसी भी रिएक्ट करते हो तो आपको पता ही है नाइट्रेशन हो जाता है, उसका नाइट्रो डेरिवेटिव फॉर्म होते हैं, जैसे कि बेंजीन प्लस HNO3 गिव्स नाइट्रोबेंजीन। ऑफकोर्स इसके साथ H2SO4 को कैटलिस्ट की तरह यूज करना पड़ता है। HNO3 प्लस H2SO4 का इस्तेमाल हम करते हैं वहां पे, जिसे हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं। अब एक आपके बहुत इंपॉर्टेंट है ब्राउन रिंग टेस्ट, जो कि किसी सॉल्यूशन में नाइट्रेट आयन पैदा है यानी प्रेजेंट है या नहीं, इसको टेस्ट करने के लिए ब्राउन रिंग टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब किसी सॉल्यूशन में NO3 के आयंस हो या नाइट्रेट आयंस अगर है, और अगर उस सॉल्यूशन में आपने FeSO4 और H2SO4 दोनों को आराम से डाला, टेस्ट ट्यूब को टिल्ट करके, डायरेक्टली वर्टिकली नहीं डालना है क्योंकि H2SO4 डेंजरस होता है, तो पहले टेस्ट ट्यूब को टिल्ट करना और आराम से यहाँ से डालना है इसको धीरे धीरे। तो जैसे ही यहाँ पे H2SO4 और FeSO4 का सोल्यूशन यहाँ पे आता है, तो उनकी बाउंड्री पर यह आपका सोल्यूशन है जिसके अंदर नाइट्रेट आयंस है या नहीं, ये टेस्ट करना है आपको, और ऊपर से H2SO4 FeSO4 आ रहा है, तो इन दोनों की बाउंड्री पर यहाँ पे एक ब्राउन कलर की रिंग फॉर्म हो जाती है, और ये रिंग अगर है तो हम कहते हैं कि यहाँ पर नाइट्रेट आयंस है इस सॉल्यूशन में। इट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयंस एंड दिस इज कॉल्ड एज ब्राउन रिंग टेस्ट। तो एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है, ये देखो, आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर नाइट्रेट आयन है, और ऊपर से आपने डाला FeSO4 और H2SO4, ये भूलना नहीं है। अब मैकेनिज्म क्या है इसका, कहाँ पे क्या क्या हो रहा है? सॉल्यूशन के अंदर NO3 नाइट्रेट आयंस है, जहां पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, ऊपर से आपने Fe2+ डाला, FeSO4 डाला, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और H2SO4 डाला है ऊपर से आपने, तो वहां से H+ आया, तो यह आपका एक रेडॉक्स रिएक्शन बनता है। और यहाँ पे इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, देखो ये, और इस बेचारे का होता है रिडक्शन, देखो। तो जब मैं यहाँ पे ऐसे नीचे लिखता हूँ तो इसका मतलब होता है कि ये बाय प्रोडक्ट्स है जिनका हमें काम नहीं। मतलब ये नीचे क्यों लिखता हूँ मैं, जब A+B गिव्स C+D है, तो मैं इस रिएक्शन को लिखता, मतलब इसको लिखने का एक और तरीका क्या है, ए लिखो, ए के साथ जो रिएक्ट हुआ उसको ऊपर लिखो बी, और जो मेन प्रोडक्ट है आपका सी लिखो, और डी जो बाय प्रोडक्ट है उसको यहाँ पर लिखने की जगह आप क्या करो, नीचे माइनस डाल के लिख दो, -D, यानी वो बाय प्रोडक्ट है। तो आपका Fe3+ भी फॉर्म हुआ और वाटर भी फॉर्म हुआ। अब यहाँ पे ये जो NO फॉर्म हुआ, यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। अब ऊपर से आपने FeSO4 डाला था, ये भूलना नहीं है, तो FeSO4 से Fe2+ आयन यहाँ पे पैदा हुए और उन्होंने इनको रिड्यूस किया। FeSO4 से जो Fe के आयंस आए हैं वो और एक काम करते हैं, वो सॉल्यूशन के अंदर जो वाटर है उस वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं, हेक्सा एक्वा फेरस बोल के, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं। देखो ये Fe2+ दो जगह पे काम कर रहा है बेटा, जो आपने ऊपर से FeSO4 डाला है ना, ये FeSO4, ये FeSO4 यहाँ पे एक काम कर रहा है, मतलब ये फॉर्म कर रहा है, और ये देखो यहाँ पे एक काम कर रहा है, Fe2+ यहाँ इसको रिड्यूस कर रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड में, और साइमल्टेनियसली वाटर के साथ भी रिएक्ट करके कुछ इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो इस कॉम्प्लेक्स में जो वाटर के 6 लोग हैं, 6 लिगैंड्स है, उनमें से एक लिगैंड को ये यनो रिप्लेस कर देता है, तो वाटर 6 की जगह पर 5 रह जाते हैं और एक वाटर की जगह यनो ले लेता है, और ये जो आपका कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म हुआ है इसका कलर ब्राउन होता है। तो ये तभी फॉर्म होता है जब ये यनो हो, तो, और यनो तभी पैदा होगा जब उस सॉल्यूशन के अंदर नाइट्रेट आयन है, तो सो दिस इज कॉल्ड एज ब्राउन रिंग टेस्ट and it is used for confirmation of nitrate ions in a particular solution. अगर आप देखोगे और एक तरीके से इस ब्राउन रिंग टेस्ट का एक्सप्लेनेशन, तो आपको पता है ऊपर से आपने Fe2+ डाला था, यानी FeSO4 H2SO4 डाला था ना,
तो Fe2+ आपका दो काम कर रहा है, एक यहाँ एक यहाँ। एक काम कर रहा है, इस नाइट्रेट आयन को वो क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, सॉरी हाँ रिड्यूस कर रहा है और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है Fe3+ में। और दूसरा वो काम क्या कर रहा है, पानी में जाके पानी के साथ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है, और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फिर बाद में इसके साथ रिएक्ट होके ये NO इस 6 वाटर में से एक की जगह ले रहा है यहाँ पे, और इसका कलर ब्राउन कलर है। तो ये तो हो गया आपकी ब्राउन रिंग टेस्ट। उसके बाद है आपके छोटे मोटे प्रिपरेशन ऑफ PH3 वगैरह वगैरह, ये फटाफट बता देता हूँ मैं, इसको मतलब कोई लॉजिक वॉजिक उतनी ज़रूरत नहीं है, फटाफट देख लो। ये है आपका फॉस्फाइन, मतलब आप क्या देख रहे हो, 15th ग्रुप के कंपाउंड। अभी नाइट्रोजन के कंपाउंड हो गए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गए, अमोनिया हो गया, HNO3 हो गया। अब फॉस्फोरस के कंपाउंड देखेंगे, उसमें हमको PH3 देखना है, उसके बाद देखना है आपको PCl3, और उसके बाद देखना है आपको PCl5, ये सब देखना है, राइट। तो देखो फटाफट प्रिपरेशन देखना है फॉस्फाइन का, तो कैल्शियम फॉस्फाइड और वाटर। तो यहाँ पे कुछ नहीं होता, ये आपका OH है वो कैल्शियम के साथ जाएगा, और फॉस्फोरस हाइड्रोजन के साथ जाएगा, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, DD का मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, राइट। ये HOH है, भूलना नहीं है। देखो ये दोनों एक साथ आ रहे हैं और ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और वैलेंसी के अनुसार कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं, और क्या है, वैलेंसी के अनुसार कंपाउंड फॉर्म हो गया, ये तो भूलना ही नहीं है। यानी कैल्शियम के साथ अगर OH आ रहा है तो आपको CaOH ट्वाइस, और फॉस्फोरस के साथ हाइड्रोजन आ रहे हैं तो 3 ही हाइड्रोजन आने चाहिए। उसके बाद है कैल्शियम फॉस्फाइड का HCl के साथ रिएक्शन, फिर से डबल डिस्प्लेसमेंट। ये देखो ये दोनों एक साथ आ रहे, ये दोनों एक साथ आ रहे, हो गया कैल्शियम क्लोराइड फॉस्फाइन। फॉस्फोनियम आयोडाइड के साथ KOH, ये है आपका साल्ट, ये है आपका एक बेस। तो एक नया साल्ट नया बेस, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट ही होता है। ये निगेटिव वाला इस पॉजिटिव के साथ आएगा, राइट। और ये फॉस्फोनियम हाइड्रोक्साइड पैदा करेगा, ये देखो ये फॉस्फोनियम हाइड्रोक्साइड। ये फॉस्फोनियम हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज होगा आपका PH3 और वाटर में, तो ये आपका PH3 बन गया, राइट। उसके बाद है फॉस्फोरस को NaOH के साथ रिएक्ट कराना है। अब इसको कैसे याद करोगे, जरा आराम से देखो आप, ये है आपका बेस, और ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल का कुछ भी बेसिक नहीं रहता, एसिडिक रहता है। नॉन मेटल का कोई भी चीज हो एसिडिक रहेगा। नॉन मेटल खुद एसिडिक रहता है, उसके ऑक्साइड एसिडिक रहते हैं, उसके हाइड्रेट्स एसिडिक रहते हैं, राइट। तो एसिड बेस की रिएक्शन होके सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, ये साल्ट फॉर्म हो रहा है, राइट। ये साल्ट है एक। ये रिएक्शन आपकी कार्बन डाइऑक्साइड के इनर्ट एटमॉस्फेयर में हो रही है, और साथ में ये आपका PH3 फॉर्म हो रहा है। मतलब ये रटने की रिएक्शन है, इसमें कोई लॉजिक वॉजिक उतना नहीं है। उसके बाद है रिएक्शंस ऑफ PH3। ये PH3 खुद बहुत ही इनफ्लेमेबल है इन प्रेजेंस ऑफ P2H4 एंड फॉस्फोरस। इसको याद रखना, ये इनफ्लेमेबल है बट इन प्रेजेंस ऑफ दिस टू थिंग्स। अगर PH3 की रिएक्शन Cl2 के साथ होती है तो ये PCl5, यानी सब्सटीट्यूशन हो रहा है और कुछ नहीं। PCl5 हो रहा है तो ऑफकोर्स याद रखना, ये हाइड्रोजन कहाँ चला गया, ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ HCl बना दिया होगा। तो ये याद रखना, ये मैंने लिखा नहीं लेकिन यहाँ पे होना चाहिए HCl। ये PH3 एज रिड्यूसिंग एजेंट भी काम करता है, क्योंकि इसके पास बहुत सारे हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन दे के रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली ये डबल डिस्प्लेसमेंट है दोनों इसकी ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट ही हो रहा है। तो क्या डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है, तो ये दोनों एक साथ आएंगे, ये प्लस और माइनस, और ये माइनस। डबल डिस्प्लेसमेंट में एक का कैटायन दूसरे के एनायन के साथ जाता है, तो ये एनायन इसके कैटायन के साथ जाएगा, और वैलेंसी के अनुसार कंपाउंड्स फॉर्म हो गए। वैसे ही यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये माइनस वाला इसके साथ आएगा, और क्या, और वैलेंसी के अनुसार HgP2 फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे एक गलत बात है, देखो ये Hg3P2 होना चाहिए, क्योंकि मर्क्यूरी की वैलेंसी 2 है और फॉस्फोरस की 3 है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन Hg3P2 होगा। फिर उसके बाद है, ये थोड़ी सी गलतियां हो गई यहाँ पे, PH3 फॉस्फाइन की रिएक्शन HBr के साथ हो गई। यहाँ पे PH4 की जगह पर PH3 होना चाहिए, तो ये PH4Br, जैसे कि अमोनियम ब्रोमाइड फॉर्म होगा वैसे ही ये है आपका, ये बेस है ये एसिड है, तो ये साल्ट पैदा हो गया। उसके बाद PH3 इज यूज्ड इन द होल्म सिग्नल। वहां पे क्या किया जाता है
कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड, इन दोनों को पानी के अंदर फेंका जाता है। होम सिग्नल क्या होते हैं? समंदर के अंदर जब आपकी जहाज फंस जाती है और उसको कोई हेल्प नहीं मिलता और आपको दूर से हेल्प मंगानी है, आपको दूर कहीं पर क्या मिलती है? दूसरी एक जहाज दिखाई देती है, शिप दिखाई दे रही है आपको, और उसके उससे आपको हेल्प मांगनी है। अब पूरा अंधेरा छाया हुआ है, यहाँ पे आपकी शिप है, दूसरी शिप जो हेल्प कर सकती है आपको यहाँ पे है बी शिप, आप यहाँ पे खड़े हैं और पूरा अंधेरा छाया हुआ है और इसको आपको हेल्प मांगनी है, तो आपको कोई तो उजाला करना पड़ेगा। तो उजाला करने के लिए आप क्या करोगे? कंटेनर्स जिनके अंदर कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड होता है, इन दोनों को आप क्या करोगे? पानी के अंदर डाल दोगे। जैसे ही पानी के अंदर डाल दोगे आप, तो ये पानी के साथ रिएक्ट होगा। अब कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ रिएक्ट होकर एसिटिलीन पैदा करता है, ये आपको हाइड्रोकार्बन चैप्टर में हुआ है। और कैल्शियम फॉस्फाइड पानी के साथ रिएक्ट होके फॉस्फाइन पैदा करता है, ये अभी अभी हमने देखा। और फॉस्फाइन क्या करता है? ये बहुत ही इन्फ्लेमेबल होता है, बहुत ही फास्ट रिएक्ट कर, मतलब फायर को कैच करता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या फेंकना पड़ता है पानी में? ये देखो, इट इज हाईली इन्फ्लेमेबल इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस एंड P2H4। तो उसके साथ P2H4 इसको भी फेंका जाता है। सो कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड और P2H4 इसको भी फेंका जाता है। तो सिंपल सी बात है, ये फेंकने के बाद क्या होगा? P2H4 के प्रेजेंस में ये बहुत जल्दी फायर को कैच कर लेगा, और फायर को कैच करके इसके बाद ये खुद कंबस्टिबल है। तो फायर कैच करने के लिए, शुरू करने के लिए फॉस्फाइन का इस्तेमाल होगा, और एक बार फायर शुरू होने के बाद फिर ये इसको जलाएगा। तो बहुत देर तक फायर जलता रहेगा, और उस फायर को देख के ये आपका दोस्त क्या करेगा? आपको, ये जो यहाँ पे है बी वाला दोस्त, तो ये दोस्त आग से दूर दूर से इस आग को देख पाएगा, यहाँ पर लगी हुई पूरी आग है, तो देख पाएगा, और आग को देख के उसको समझ जाएगा कि यहाँ पे कोई मुसीबत में है, और वो आपके पास आएगा आपको हेल्प करने के लिए। तो ये जो आग पैदा की, आपने एक सिग्नल भेजा इस बी को, आपके दोस्त को, या फिर कोई भी हो जो दूसरा, सिग्नल भेजा कि मुझे हेल्प करो, तो इस सिग्नल को बोलते हैं होल्म्स सिग्नल। तो PH3 का वही बहुत अच्छा इस्तेमाल है, बहुत ही काम का इस्तेमाल। चलो, उसके बाद क्या देखना है हमको? फॉस्फाइन हो गया। उसके बाद है ये फिर आपको PCl3 है, मतलब ये फास्फोरस के टाइम पास कंपाउंड्स है। अब PCl3 को पैदा करना है तो आपको फास्फोरस का एक तो क्लोरीनेशन करना पड़ेगा सिंपल, या फिर फास्फोरस का क्लोरीनेशन यूजिंग SOCl2 करना होगा। इसको रटना ही है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये PCl3 है, यहाँ पे PCl3 आएगा, और ये जो SOCl2 है, उससे आपका SO2 और S2Cl2 पैदा होगा। मतलब ये क्या है? S2Cl2 SO2 पैदा होगा, इसको याद ही करना है और कुछ नहीं करना है। उसके बाद रिएक्शंस ऑफ PCl3, इसमें कुछ याद करना नहीं, बहुत आसान है। अगर आपको केमिस्ट्री का याद आ रहा है तो आप अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड पैदा करते थे, प्रोड्यूस करते थे, तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करते थे? एक तो PCl3, या फिर PCl5, या फिर SOCl2। तो OH को रिप्लेस करने का काम यहाँ का क्लोरीन बहुत अच्छे से करता है, जहां भी OH हो रिप्लेस करेगा। जैसे कि देखो, OH है, वाटर के साथ अगर रिएक्ट करोगे PCl3 को, तो इसका OH देखो क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया। फिर अल्कोहल में जो OH है, क्लोरीन से इस्तेमाल रिप्लेस कर दिया। या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर अगर OH है, तो वहां भी बस क्लोरीन से रिप्लेसमेंट हो रहा है। PCl3 का काम है रिप्लेसमेंट ऑफ OH विथ Cl, और हर जगह पे H3PO3 पैदा होगा आपका, यानी फॉस्फोरस एसिड। तो इसको रटना पड़ेगा आपको, ये वाला चीज। और ये तो मैंने ट्रिक बता दी कि हर जगह पे बस OH की जगह पर क्लोरीन आ रहा है। उसके बाद है PCl5 का क्लोरीनेशन। तो एक तो सबसे बात है, फॉस्फोरस के साथ क्लोरीन का इस्तेमाल करना है, जैसे कि ऊपर किया था। देखो यहाँ भी PCl3 पैदा होता है, वैसे ही PCl5, बस यहाँ पे क्लोरीन को अगर जरा ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो PCl3 की जगह पर PCl5 पैदा होगा। और SO2Cl2 का इस्तेमाल करना है, जैसे कि ऊपर हमने किसका किया था? देखो जरा, SOCl2 का किया था। तो SOCl2 की जगह पर यहाँ पे आपको करना है SO2Cl2 का इस्तेमाल, तो PCl5 और SO2 पैदा होगा। तो उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ PCl5। सबसे पहले तो PCl5 आपने देखा होगा हेलोजन डेरिवेटिव्स में, जब भी आप PCl3 का इस्तेमाल करते हो तो H3PO3 पैदा होता है, याद रखना है। मतलब अल्काइल हैलाइड और उसके साथ H3PO3।
और जहां जहां पे PCl5 होता है ना, तो वहां पे आपका POCl3 फॉस्फोरिल क्लोराइड ये पैदा होता है। ये दोनों में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है बेसिकली। ये एक्चुअली PCl3 जब होता है तो PH3PO3 यानी इस तरीके से, ये देखो OH OH और ये होता है आपका EH, ये है आपका H3PO3। और क्लोरीन की संख्या जब बढ़ जाती है तो ये दो क्लोरीन जो एक्स्ट्रा है यहाँ पे है ना, दो क्लोरीन ज्यादा है ना ये, तो ये क्या करेंगे, इस OH को रिप्लेस करके क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, ओ सॉरी यहाँ पे भी क्लोरीन आएगा, ये POCl3 पैदा करेगा, बस कुछ नहीं है। सो जहां जहां PCl5 है वहां आपके POCl3 आएगा, और जहां पे PCl3 है वहां पे H3PO3 होगा आपका बाय प्रोडक्ट। सेम रिएक्शंस होती है फिर, और उसके बाद POCl3 के साथ HCl भी होगा। बाकी रिएक्शन सभी सेम है, बताता हूँ क्या है। और ये POCl3 जो यहाँ पे फॉर्म हुआ है वो और H2O के साथ रिएक्ट होता है और H3PO4 और HCl में कन्वर्ट होता है। ये जरा रट्टा मारने की बात है क्योंकि H3PO3 नहीं है यहाँ पे। PCl3 के केस में H3PO3 हुआ करता था, यहाँ पे H3PO4 हो रहा है बेटा, और ये आपका HCl। अब PCl5 को अगर आप स्ट्रांगली हीट करते हो तो ऑफकोर्स देखो, PCl3 का क्लोरीनेशन करते हो तो ये PCl5 आता है, और PCl5 को हीट करते हो तो दो क्लोरीन के बॉन्ड टूट जाते हैं, ये देखो ये P 5 बॉन्ड है तो उनमें से दो बॉन्ड टूट जाएंगे हीट करोगे तो। इसलिए PCl5 और PCl3 एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं आप हीटिंग से और क्लोरीनेशन से, क्योंकि यहां से इधर आना है तो क्लोरीनेशन करना पड़ेगा। अब देखो PCl5 की फिर सेम रिएक्शन है इन तीनों के साथ, ये दोनों के साथ OH की जगह पर क्या लाता है ये Cl, OH के साथ, अरे ये क्या गलतियां हो रही है यहाँ पे, ये यहाँ पे Cl आएगा, ठीक है, CH3COCl आएगा बेटा, यहाँ पे CH3COCl, ठीक है। OH की जगह पर ये Cl लाता है, PCl3 भी वही काम करता है, बस फर्क क्या है, PCl3 के केस में यहाँ पे H3PO3 पैदा होता है, और PCl5 के केस में POCl3 प्लस HCl पैदा होता है, ये याद रखना है। उसके बाद PCl5 की और एक्स्ट्रा रिएक्शन क्या है, वो फाइनली डिवाइडेड मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी सिल्वर और टिन के साथ, और उनका क्लोरीनेशन करते हैं, यानी AgCl और SnCl4, और ये मतलब इनके अंदर के दो क्लोरीन निकल जाते हैं, और ऑफ कोर्स डीक्लोरीनेशन जब PCl5 का होता है तो PCl3 होता है, क्योंकि PCl3 का क्लोरीनेशन होता है तो PCl5, डीक्लोरीनेशन होने पर PCl3। चलो चलो ठीक है आगे चलिए, प्रिपरेशन ऑफ O2। अब प्रिपरेशन ऑफ O2 में क्या है, सिंपल सी बात है। एक तो क्या कर सकते हो आप, हीटिंग द सॉल्ट्स रिच इन ऑक्सीजन। अभी अपना 16th ग्रुप चालू हुआ, 15th ग्रुप खत्म हो गया, 16th ग्रुप में सबसे पहले ऑक्सीजन के बारे में देखना है। तो साल्ट्स विच आर रिच इन ऑक्सीजन कौन से हैं, क्लोरेट्स, नाइट्रेट्स, परमैंगनेट्स, ये सभी ऑक्सीजन रिच साल्ट होते हैं, तो उनको हीट करके आप बना सकते हो। ओके, तो ये ऑक्सीजन रिच कंपाउंड है, इनको डिकम्पोज करो, ये कैटलिस्ट को याद करो, रटो, तो ये KCl और ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, डिकम्पोजिशन हो रहा है और कुछ नहीं। अब मेटल ऑक्साइड का भी डिकम्पोजिशन कर सकते हो आप, लेकिन ऐसे मेटल ऑक्साइड जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लो है। अब ये जो है ये सब चीजें मुझे एक बार देखने दो NCERT में है या नहीं, इतना सब, रुको 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 रुको। अब मेटल ऑक्साइड को डिकम्पोज करना है का मतलब क्या है बेटा, कि ये मेटल ऑक्साइड इसको हीट करो जिससे कि ऑक्सीजन चला जाएगा, लेकिन तब चला जाएगा जब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या हो, लोअर मेटल्स होनी चाहिए। लोअर यानी ये गलत है, अब उल्टा लेना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर अकॉर्डिंग टू रिडक्शन पोटेंशियल है तो ये ऊपर होनी चाहिए। अब लोअर हायर ये ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अकॉर्डिंग टू रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इस हिसाब से होता है। तो बस इतना याद रखो कि ऐसे मेटल्स जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है यानी उतने रिएक्टिव मेटल्स नहीं है वो, यानी हाइड्रोजन के ऊपर वाले जैसे कि कॉपर सिल्वर, तो ये उतने रिएक्टिव नहीं है। तो रिएक्टिव नहीं होने की वजह से ये जल्दी से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, या +1 में है, तो 0 में जाना है, यानी ये
रिड्यूस हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये ज्यादा रिएक्टिव अगर है तो ये रिड्यूस नहीं होगा। लेस रिएक्टिव मेटल्स ही रिड्यूस हो सकते हैं इजीली। ये लेस रिएक्टिव मेटल ही ऑक्सीजन को छोड़ेंगे, ज्यादा रिएक्टिव वाले ऑक्सीजन को नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद है H2O2 का डिकम्पोजिशन MnO2 के प्रेजेंस में करो तो ये H2O और O2, ये तो आपको पता ही है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज होकर ऑक्सीजन देता है। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस अगर करते हो तो कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन और एनोड के ऊपर ऑक्सीजन आता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है हमने। अब एयर का डिस्टिलेशन कर भी कर सकते हो। सबसे पहले एयर के अंदर से CO2 को निकाल दो, फिर उसके बाद उसके अंदर से वाटर को निकाल दो। एयर के अंदर का CO2 कैसे निकाल सकते हो, किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करा दो, CO2 एसिडिक है तो निकल जाएगा। मॉइस्चर को निकाल सकते हो एयर को ठंडा करके, फिर उसके बाद एयर को लिक्विफाई करो तो लिक्विड एयर मिलेगी, और लिक्विड एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे तो एज पर डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन आपको ऊपर से मिलेगा और नाइट्रोजन आपको नीचे से मिलेगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका कम है, यानी ऑक्सीजन मोर वोलाटाइल है, नाइट्रोजन लेस वोलाटाइल है। ये हो गया। उसके बाद है ऑक्सीजन के रिएक्शंस, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज भी इसकी जानी पहचानी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ नया है। तो आपके कंबशन, एक सबसे पहले तो प्रॉपर्टी है ऑक्सीजन की, वो कंबशन कराता है। तो सिंपल सी बात है, हाइड्रोकार्बन का कंबशन जब कराएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। कंबशन तो पता ही है। ऑक्साइड्स फॉर्म करता है, मेटल हो या नॉन मेटल हो, उनके ऑक्साइड्स एज पर वैलेंसी पैदा करेगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ये इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन HCl का अगर कैटलिस्ट CuCl2 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करोगे तो Cl2 और H2O बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव रहता है, तो ये क्या करेगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो क्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेता है इसके अंदर, यानी खींच लेता है, यानी इसका रिडक्शन हुआ ऑक्सीजन का। तो ये देखो ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। और क्लोरीन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन किसने खींच लिए, ऑक्सीजन ने। अब हाइड्रोजन से तो नहीं खींचेगा ना ऑक्सीजन, दोनों है, क्लोरीन है हाइड्रोजन है, दोनों में से किसी से भी खींचेगा, लेकिन अब हाइड्रोजन से और क्या इलेक्ट्रॉन खींचना है, इससे तो ऑलरेडी खींचा हुआ है इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने। तो इसलिए क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन खींच के खुद के पास लेता है और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन करवाता है और खुद का रिडक्शन। और SO2 का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ U2O5 करोगे तो SO3 बनेगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इन द प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। फिर उसके बाद है रोस्टिंग। जन मेटालर्जी में हमने देखा है, रोस्टिंग कुछ भी हो छोड़ दो, कार्बन डाइसल्फाइड, तो कुछ नहीं है, इसका भी ऑक्सीडेशन, मतलब इसका भी ऑक्साइड बनाएगा, इसका भी ऑक्साइड बनाएगा, यानी CO2 SO2 दोनों नॉन मेटल का ऑक्साइड। यहाँ पे भी जिंक का भी ऑक्साइड बनाएगा, सल्फर का भी ऑक्साइड बनाएगा, ZnO SO2 एज पर वैलेंसी। रोस्टिंग कुछ नहीं है, जितने भी एलिमेंट है उनके ऑक्साइड बना दो। चलो बात खत्म इसकी।